टीबी का रोग लाइलाज नहीं है, इसका इलाज संभव है। दोस्तों, ये तो हुआ तस्वीर का एक पहलू, लेकिन अगर इस बीमारी का दूसरा पहलू देखें तो सारा सीन बदला हुआ नजर आता है। जी हाँ, अगर आंकड़ों पर नजर डाली जाए तो पता चलता है कि हमारे देश में रोज लगभग 4000 लोग टीबी की चपेट में आते हैं और 1000 रोगी दुनिया से कूच कर जाते हैं। यानी अगर हम कहें कि भारत दुनिया के सबसे बड़े तपेदिक के बोझ को ढो रहा है तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि दुनिया के तमाम नए टीबी मरीजों का 5वां हिस्सा सिर्फ भारतीयों का है। नमस्कार, मैं ऋचा भाटिया आप सभी का स्वागत करती हूं आरोग्य में। चलिए प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और स्वागत करते हैं अपने वैद्य दीपक कुमार जी का। वैद्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। नमस्कार। नमस्कार वैद्य जी, आज हम बात करेंगे टीबी के बारे में। और अगर टीबी की बात की जाए तो जब भी टीबी की बात आती है तो लोगों को कमजोरी और खांसी जुकाम जैसी कई चीजें याद आती हैं और कहीं ना कहीं ऐसा माना जाता है कि फेफड़े कमजोर हो गए हैं जिसके कारण टीबी हो गई है या खांसी बहुत ज्यादा हो गई है। तो टीबी का जो एकमात्र कारण है, क्या वो फेफड़े ही हैं? फेफड़े खराब होने से टीबी होती है? ऋचा जी, हमारे देश में सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है पोल्यूशन। धूल और धुआं हमारे समाज में बहुत ज़्यादा है। पेट्रोल का धुआं हुआ, स्टोन क्रशर्स काफ़ी हैं, उनकी धूल हुई, कहीं पर मिट्टी बहुत ज़्यादा उड़ती है, तो जिसके कारण जो काम करने वाला मजदूर वर्ग है वो सबसे पहले अफेक्टेड होता है। आपने देखा होगा कि रेलवे लाइन के पास बहुत लोग रहते हैं, उनके सीवर के कारण गंदगी बहुत रहती है, या स्टोन क्रशर के पार धूल जो बहुत उड़ती है, लोग कपड़ा मास्क नहीं बांधते, तो वो धूल और गंदगी हमारे फेफड़ों में जा कर के जमने लगती है, जिसके कारण हमारे फेफड़े कमज़ोर पड़ जाते हैं। और फेफड़े कमज़ोर पड़ने के कारण जब भी कोई हमारी बॉडी का पार्ट वीक पड़ेगा, वहाँ पर अटैक किसी भी बीमारी का जल्दी होगा। तो अधिकतर केस में फेफड़ों में देखी गई है, लेकिन ये हमारी आंतों में भी होती है, जिसको इंटेस्टाइनल टीबी कहते हैं। हड्डियों के अंदर भी होती है, क्योंकि जिसको बोन टीबी बोलते हैं। ब्रेन में भी होती है। बॉडी के हर पार्ट में किसी ना किसी रूप में हो जाती है, लेकिन बहुतायत में पोल्यूशन के कारण ये हमारे फेफड़ों के अंदर ज़्यादा पाई जाती है। पॉल्यूशन तो आपने इसका एक वो बताया कि किस कारण से ये होता है, लेकिन इसके लक्षण क्या क्या हैं? क्योंकि ज्यादा खांसी होने को माना जाता है कि शायद टीबी हो गई हो, या कमजोरी ज्यादा आ जाए तो माना जाता है। और क्या क्या लक्षण होते हैं ताकि हमें पता चल सके कि हमें टीबी हो गया और हम समय रहकर उसका इलाज करवा सकें? टीबी में सबसे पहले हमारी भूख कम होने लगेगी, खांसी बहुत रहेगी, बलगम आने लगेगा, और दूसरा थोड़ा थोड़ा बुखार रहने लगेगा। थोड़े समय बाद ये बुखार बढ़ने लगता है। भूख कम होने के कारण हमारा शरीर क्रश होने लगता है। तो जब इस तरह के लक्षण हो, खांसी ज़्यादा होने लगे और बुखार रहने लगे, बलगम से कभी कभी खून भी आने लगे, तो ये इंडिकेट करता है कि हम कहीं ना कहीं टीबी की ओर बढ़ रहे हैं। तो इसके बचाव के लिए 2-3 परीक्षण हैं, जैसे कि एक्सरे है। एक्सरे से हम ये पता लगा लेते हैं कि इसको टीबी हुई है या नहीं है, या उसका वजन घट रहा है, भूख कम हो रही है, बुखार रह रहा है, तो चांसेस उसी के ज़्यादा बनते हैं। तो वैद्य जी, अगर देखा जाए तो एलोपैथी में जो है वो डॉट्स एकमात्र इलाज है टीबी का, तो आयुर्वेद में इसका क्या इलाज है? किस तरह से ट्रीटमेंट दिया जाता है? आयुर्वेद में इसका ट्रीटमेंट स्वर्ण योग से ज़्यादा अच्छा है। स्वर्ण बसंत मालती हुई, राज मृगांक रस हुआ, मृगांक रस हुआ, महामृगांक रस हुआ, सीतोपलादी चूर्ण, देखने में तो बहुत छोटा है। सीतोपलादी मैंने पहले भी बताया, सी मिश्री, तो बंसलोचन, तवाशीर, पै पीपली, ला इलायची और दे दालचीनी। दालचीनी के अंदर एंटी टीबी के गुण पाए जाते हैं। ये टीबी के कीटाणु को मारती है। बहुत से वैद्य लोग दालचीनी का तेल 1 बूंद या 2 बूंद आदमी के बलाबल के अनुसार 3 बूंद पताशे में रख के खिलाते हैं, और हमने भी देखा कि दालचीनी के तेल से इसमें बहुत अच्छा फायदा मिलता है। तो वैद्य जी, अगर एलोपैथी में देखा जाए जो इसका ट्रीटमेंट है वो 6 मंथ्स तक चलता है, 6 महीनों तक चलता है, तो क्या जो हमारा आयुर्वेद है उसमें भी यही ट्रीटमेंट है कि कुछ टाइम लिमिट होती है उसकी, या फिर उसका कुछ अलग प्रोसीजर है? ऋचा जी, ये डिपेंड करता है आदमी की प्रकृति के ऊपर, उसकी बीमारी के ऊपर। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 6 महीने ही एलोपैथिक में चलता है।
9 महीने, 12 महीने, 1.5 साल तक इसका ट्रीटमेंट चलता है। और आयुर्वेदिक में भी साल भर आप किसी भी थेरेपी से लें, लगभग 10 से 12 महीने लगते ही हैं। और बीमारी ठीक होने के बाद हमें इस चीज़ का विशेष तौर पे ध्यान रखना चाहिए कि ये दोबारा ना हो। कारण हमको ये देखना चाहिए कि ये बीमारी किस कारण लगी, जैसे कि पोल्यूशन के कारण हुई, पोल्यूशन से बचना चाहिए। दूसरा, बहुत से लोग सिगरेट बीड़ी बहुत पीते हैं। सिगरेट इस बीमारी का एक प्रधान कारण है। उनकी डिब्बी के ऊपर लिखा होता है कि सिगरेट पीने से कैंसर, टीबी होता है, लेकिन फिर भी हम उसको पीते हैं। हमें इस तरह की चीज़ों से बचना चाहिए। वैद्य जी, ऐसा होता है कि जब हम एलोपैथी की दवाई लेते हैं तो जैसा कि मैंने आपसे पूछा कि 6 महीने तक वो लगातार चलती है, लेकिन उसमें ऐसा कहा जाता है कि अगर एक दिन भी आप चूक गए तो आपको पूरा कोर्स दोबारा से करना पड़ता है। तो क्या यही प्रोसीजर हमारे आयुर्वेद में भी है? वैसे तो ऋचा जी, कोई सी भी बीमारी हो, कोशिश ये होनी चाहिए कि जब तक वो समूल नष्ट ना हो उसमें गैप नहीं होना चाहिए। लेकिन एक आध दिन अगर दवाई छूट जाए तो ऐसा नहीं कि हम फिर शुरू से चलें, एक आध दिन में इतनी दिक्कत नहीं होती, लेकिन हमको कोशिश ये करनी चाहिए कि इसमें गैप ना हो। एनीवेज दोस्तों, ये बातें तो चलती रहेंगी और हम आपको बताते भी रहेंगे कि किस तरह से आप निरोगी रह सकते हैं। लेकिन अगर आप डायरेक्ट वैद्य जी से बात करना चाहते हैं तो लगातार हमारी टीवी स्क्रीन पर हमारे नंबर्स दिखाए जा रहे हैं, आप उस पर कॉल कर सकते हैं और वैद्य जी से डायरेक्ट बात कर सकते हैं और अपनी बीमारी से निजात पा सकते हैं। वैद्य जी, जैसा कि हम टीबी के बारे में बात कर रहे हैं, तो मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि ये जो बीमारी है ये आजकल बड़ों में ही नहीं, छोटों में भी, काफी छोटे बच्चे जो होते हैं उनमें भी काफी तेजी से बढ़ रही है। तो बच्चों के लिए क्या ट्रीटमेंट है इस बीमारी का, टीबी का? ऋचा जी, जिस समाज में हम रहते हैं, पर्यावरण दूषित होने के कारण, चाहे वो बच्चे हों या बड़े हों, असर तो सब पे ही डालेंगे। और बच्चों की इम्यूनिटी पावर थोड़ा वीक होती है बड़ों की अपेक्षा, तो बच्चों में इस बीमारी के आने के चांस जल्दी और ज़्यादा रहते हैं। ट्रीटमेंट में दवाई तो वही चलेंगी, जैसे कि मैंने आपको सीतोप्लादी का बताया, दालचीनी का बताया। अगर हम अपने घर में दूध के अंदर या चाय के अंदर थोड़ी सी दालचीनी पका के लेते रहें तो इस बीमारी से हम बच सकते हैं। आज हमारे समाज में जानवर बहुत कम होते जा रहे हैं और पॉपुलेशन तो, जनसंख्या बहुत बढ़ गई और उस हिसाब से जानवर हमारे कम होते गए। हर एक को मैं कहता हूँ कि दूध अपने आप में एक पूर्ण आहार है। टीबी का असर गाय भैंस में तो हो जाता है। गाय भैंस के दूध, इन्फेक्टेड दूध से, जिस गाय भैंस को टीबी होगी उसके दूध से हमारे अंदर इसके टीबी के कीटाणु आ जाते हैं। लेकिन बकरी इस बीमारी से बिल्कुल दूर रहती है। टीबी का बैक्टीरिया कभी भी बकरी के ऊपर असर नहीं डालता। पहले हम देखते थे हमारे आस पड़ोस में बकरी लोग पालते थे, अब तो ये चीज़ दुर्लभ होती जा रही है। और जो नई जनरेशन आ रही है उसको तो किताबों में बताना पड़ रहा है कि ऐसी बकरी होती है। बकरी का दूध इस बीमारी के लिए अमृत तुल्य है। ये बातचीत जारी रहेगी कि किस तरह से टीबी की इस बीमारी से बचा जाए और क्या क्या आपको प्रिकॉशंस लेने चाहिए इस बीमारी से बचने के लिए। लेकिन उससे पहले वैद्य जी, हमारे कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो जी, नमस्कार। नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? मैं अजय नागर बात कर रहा हूँ, मोदी नगर से। जी बताइए। मैडम, मेरी माता जी की जो उम्र है वो लगभग 45 और 50 के बीच में है जी। उनके जोड़ों में दर्द है, घुटनों में और कन्नों में, तो जिसे बाय बोलते हैं वो दिक्कत है, उन्हें बाय की प्रॉब्लम है। नागर जी, आपकी माता जी का स्वास्थ्य कैसा है, उनका वजन कैसा है? वजन उनका लगभग ऐसा होगा 48 के आसपास। वजन कम है, इतना ज्यादा नहीं है वजन। ठीक। उनको ब्लड प्रेशर तो नहीं रहता? नहीं। हाथों पैरों में, जॉइंट्स में कहीं सूजन? हाँ, सूजन आ जाती है हाथों में, पैरों में भी आ जाती है। ठीक। नागर जी, एक तो आप अपनी माता जी के लिए ये विशेष तौर पे ध्यान रखें कि उनको कब्ज ना रहे। जी। कब्ज के लिए आप या तो रात को पंचकार चूर्ण या त्रिफला चूर्ण इसका सेवन करवाएं। जी। दूसरा, आप बाजार से ले सकते हैं, किसी अच्छे पंसारी के यहाँ से ताज़ा सामान मिले, 100 ग्राम अश्वगंधा, 100 ग्राम अश्वगंधा जी, 50 ग्राम बिधारा। 50 ग्राम क्या बताया? बिधारा। विधारा जी। विधारा जी। जी।
और 50 ग्राम ले लें आप मीठी सुरंजान। मीठी सुरंजान। जी। 50 ग्राम अजवाइन। 50 ग्राम अजवाइन। जी। इनको सबको मिला लें जी। और सुबह शाम एक एक चम्मच दूध के साथ या पानी के साथ सेवन कराएं। जी। और साथ में जी, दूध गाय भैंस का ऐसा तो कुछ वो नहीं है? नहीं, जैसा आपको उपलब्ध हो वैसा ले लें। जी। दूसरा, आप साथ में इनको महायोगराज गुग्गुल जी। और साथ में चंद्र प्रभावटी दोनों की 2-2 गोली 2 बार किसी भी समय, जी। भोजन बाद ज्यादा अच्छा, नहीं तो किसी भी समय आप दसमूरा रिष्ट और अश्वगंधा रिष्ट मिला करके दे सकते हैं। जी। और पेट का विशेष तौर पे ध्यान रखें कि पेट साफ रहे। थैंक यू सो मच। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको आपकी समस्या का समाधान मिल गया होगा। लेकिन दर्शकों, अगर आप भी ऐसी किसी समस्या से जूझ रहे हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर लगातार नंबर्स आपके सामने फ्लैश हो रहे हैं। तो वैद जी, इसी के साथ हमारे दूसरे कॉलर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो जी मैम। जी, कौन बोल रहे हैं? मैं भारत बात कर रहा हूँ हापुड़ से। बताइए। मैम, मेरी जो प्रॉब्लम है वो हेयर की प्रॉब्लम है जी। मैम, वो भी 30% तक खत्म हो चुके हैं। हम्म। तो उसके बारे में उपचार की जानकारी करनी थी मेरे। जी बिल्कुल। भारत जी, सबसे पहले आप ये देखें कि क्या कारण है कि आपका हेयर फॉलिंग हो रहा है। यदि कोई मानसिक तनाव हो तो उसको दूर करें। जी। सिर में रूसी हो तो उसके लिए मैं प्रयोग बताता हूँ। महामरीचादी तेल लें, उसको बालों की जड़ों में लगाएं, रूसी दूर होगी। कौन सा सर? महामरीचादी तेल। और एक, आपको कोई बीमारी हो या ना हो, 3-3 बूंद नाक में षड़ बिंदु तेल का प्रयोग करें। एक चूर्ण में षड़ बिंदु। जी जी। एक चूर्ण मैं आपको बता रहा हूँ, आप बना सकते हैं तो आप बना लें, नहीं तो आपको बाजार से भृंग राजादी चूर्ण के नाम से भी मिल जाएगा। भृंग राजादी। जी, भृंग राजादी। इसका आपको फार्मूला बताता हूँ। काले तिल, मिश्री और आंवला। और एक एक भाग ये लेना है, 2 भाग इसमें काला भंगरा लेना है, भृंगराज जिसको बोलते हैं। ठीक। इन सबको कूट के मिला करके दिन में 2 बार एक एक चम्मच, बड़े वाली कम से कम 5 ग्राम हो, आप नित्य प्रति दूध के साथ सेवन करें। जी। और इसको 1 महीने प्रयोग से ही आपको फर्क पड़ेगा। शुक्रिया कॉल करने के लिए। दर्शकों, आप भी ऐसे ही हमें कॉल कर सकते हैं अगर आप वैद जी से डायरेक्ट बात करना चाहते हैं। लगातार स्क्रीन पर नंबर्स दिए जा रहे हैं, और अगर आप उनसे व्यक्तिगत रूप से मिलना चाहते हैं तो वैद जी का पता है। दर्शकों, बातचीत हमारी जारी रहेगी, लेकिन मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।